वो काम कहीं और रखा रह जाता है, हम कहीं और घुस जाते हैं जाकर। ध्यान रखिएगा, लर्निंग कैसे करनी होती है इसके ऊपर भी एक कोर्स होता है। बहुत कम लोग जानते हैं इसको। हाउ वी कैन बी ए स्पेसिफिक लर्नर, मैं एक स्पेसिफिक लर्नर कैसे बन सकता हूं, इसके ऊपर भी एक कोर्स होता है। हम क्या करते हैं, हम एक टॉपिक को लेकर चलते हैं, उस टॉपिक के आइड साइड सब चीजों को कवर करने के चक्कर में उस टॉपिक को भी छोड़ देते हैं, यानी कि आधी छोड़ पूरी को दाए, पूरी मिली ना आधी पाए, हम उस चक्कर में फंस जाते हैं। हम आधे के चक्कर में जो है सब चीजों को छोड़ जाते हैं। तो एक स्पेसिफिक लर्नर बनना होता है इन सब चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए। और स्पेसिफिक लर्नर बनने के लिए सर बहुत ध्यान की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको टनाटक करना पड़ता है। टनाटक समझते हैं आप? ध्यान केंद्रित करना, उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। और मेरा मन बहुत चंचल था, जब मैंने इस लाइन में सीखना शुरू किया तो मुझे बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत हुई, जो शायद मेरे लिए बहुत पॉसिबल नहीं था। कोशिश की, कर रहा हूं, धीरे धीरे कंसंट्रेटेड हो जाऊंगा। जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि जब हम वर्कशॉप में आते थे तो एक टॉपिक चल रहा होता, वो टॉपिक कहीं और रह जाता था, हम पता नहीं कहाँ दुनिया जहान में घूम के आ जाते थे। अब मेरा प्रयास रहता है कि मैं जिस टॉपिक को लेता हूँ उस टॉपिक को कवर कर लेता हूँ। एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा था हमारा, क्योंकि बच्चों को सिखाना होता तो कहानियों में घुस जाता था मैं, एग्जाम्पल्स में घुस जाया करता था, तो वो टॉपिक तो कहीं रह जाता था, पूरी पूरी वर्कशॉप खत्म हो जाती थी एग्जाम्पल, कहानियों और उस सब चीजों में। अब थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करना शुरू किया है, माइंड को डाइवर्ट करना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा बहुत प्रयास रहा है कि धीरे धीरे हम इन चीजों को जो है कन्वर्ट करते आए। आई थिंक सो यहां तक सभी को क्लियर है। सिविल सोसाइटीज तक हम लोग मेंशन कर चुके होंगे, राइट? ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन होते हैं जो आपको जो है, मैं कोशिश करूंगा आपका जो ग्रुप है, लेकिन ग्रुप कौन सा, ग्रुप कौन सा, जो हमारे रजिस्टर्ड लर्नर्स, हु आर द रजिस्टर्ड लर्नर्स ऑफ दिस बैच, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया, यानी कि प्रपोजल राइटिंग वाला जो ग्रुप है, केवल उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कुछ जो मैंने पिछली ट्रेनिंग के दौरान, बीच में हमने एक ट्रेनिंग और दी थी उसके दौरान, या फिर अब के दौरान जो मैंने नोट कर पाए, जैसे अभी मैंने कुछ नोट कर लिए है ना, उस समय भी शायद नोट किए होंगे। जो साथी मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, एक बार बताइएगा, क्या जिस समय मैंने आपको क्लास दी थी उस समय मैंने सभी चीजों को मेंशन किया था ना, राइट डाउन किया था ना, राइट? यस और नो? से यस और नो? लेकिन अभी मैंने जब क्लास आपको दी तो मैंने वो लिखे हुए परफॉर्मा को यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? मेरे लिए तो आसान हो जाता ना। मैंने आपकी पूरी क्लास जो है उस समय, शायद मुझे जहां तक याद है, मैंने ये सारी क्लास प्रेजेंटेशन में तैयार की हुई थी, राइट? मैंने आज वो प्रेजेंटेशन यूज क्यों नहीं की? मेरा काम आसान हो जाता और आपको भी बड़ा अच्छा लगता, सर प्रेजेंटेशन में समझा रहे हैं, आपके लिए थोड़ा सा और अट्रैक्टिव होता। मैं क्यों लिखता हूं भाई? पागल कुत्ते ने काटा है मुझे। अब आप तो देखने नहीं आए, हो सकता काट भी लिया हो, लेकिन यकीन मानिए मैं इन चीजों को बार बार लिख के ही इसलिए समझाता हूं क्योंकि मैं जितनी बार लिखता हूं उतनी बार मेरा रिपीट हो जाता है। मैं जितनी बार लिखता हूं उतनी बार मेरा रिपीट हो जाता है। ये मैंने अपनी जो स्पेसिफिक लर्नर बनने का जो मेरा टेक्निक्स जो मैंने सीखी थी उसके अंदर मैंने ये चीज सीखी थी। आप हर एक चीज को बार बार लिख कर देखिए, आप लोग पढ़ जाते स्क्रीनशॉट के चक्कर में। बहुत गहरी चीजें बता रहा हूं क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है। एक साइकोलॉजी क्या कहती है कि एक टीचर अपने ज्ञान को जब आपको 100% सर्व करता है ना, तो आप उसमें से 70 to 80% ही कैप्चर कर पाते हैं। 70 to 80% ही कैप्चर कर पाते हैं। और लाइफ में जब आपको उस ज्ञान की जरूरत होती है तो आप उसमें से 30 से 40% यूज कर पाते हैं। उसका कारण क्या रहा? आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं करी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप उस ज्ञान को बांटने का प्रयास करें तो वो आपका 70% है तो 70% से बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। अगर आपने मुझसे सीखने के बाद 70% अपने आप को परिपूर्ण बना पाया, अगर आप उसको किसी और को सिखाएं, किसी और को बताया, अपनी टीम को सिखाया कीजिए, बताया कीजिए, इससे आपकी चीज रिपीट हो जाती है और आपका वो ज्ञान है ना, वो 100%, यानी कि जितना आपने सीखा है 70% सीखा तो एटलीस्ट 70% तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। 75% हो सकता है, क्योंकि जब आप सिखाते हैं ना, सिखाने से पहले रिसर्च करनी होती है। एक अच्छे टीचर का कर्तव्य बनता है कि जब भी वो सिखाने जाए उससे पहले वो खुद एक बार प्रैक्टिस कर ले, यानी कि सेल्फ रिवीजन जरूर करे।
मेरी आदत जो है, मैं सेल्फ रिवीजन जरूर करता हूं। मैं जब भी आपकी क्लास लेता हूं उससे आधा पौना घंटा पहले मैं बैठ जाता हूं अपनी स्क्रीन पर और मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूं कि मुझे सिखाना क्या है। कुछ पॉइंट्स हैं मैं नोट कर लेता हूँ, दिख रहे होंगे आपको, मैं कुछ पॉइंट्स जो है नोट करता रहता हूँ। फिर इन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ाता हूँ कि मुझे ये टॉपिक लेके चलने हैं आज, आज ये टॉपिक लेके चलने हैं, बस इतना ही। और ये डाटा मेरा किसी काम का नहीं होता, इसको बाद में मुझे डिलीट करना होता है। मतलब ये रफ वो वाली पेज वाली है, फाड़ देता हूँ इनको, छुट्टी, नोट्स नहीं, कभी भी बचा के नहीं रखता। क्योंकि मैं जितनी बार प्रैक्टिस करूंगा, मैं जितनी बार लिखूंगा, मेरा उतनी बार ज्ञान डबल होता जाएगा। राइट? तो अपने आप को स्पेसिफिक लर्नर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्पेसिफिक लर्नर हो गए इस लाइन के अंदर, मैं कह रहा हूं इस लाइन से बेटर, इस लाइन से बेटर कुछ भी नहीं है। नथिंग इज देयर मोर देन दिस लाइन। सर ने मुझे एक बड़ा प्यारा सा किस्सा बताया था। अब खैर क्लास का टाइम तो खत्म हो ही गया है, क्यों ना कुछ स्पेसिफिक चीजों पे बात कर ली जाए। सर ने मुझे एक बात सुनाई थी कल या परसों की, मुझे याद है। सर आपने मुझे एक उदाहरण दिया था एमबीए चाय वाली का, आई थिंक सो। उससे संबंधित कुछ आप मुझे बता रहे थे कि आपने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर कुछ उसने ऐसी बात कही थी, वो बात मेरे दिमाग को हिट कर गई और वो चीज जरूरी भी इस एनजीओ सेक्टर के लिए। तो मैं एक बार सर से निवेदन करना चाहूंगा, अगर वो मुझे सुन पा रहे हो तो सर प्लीज एक बार वो बताइएगा, एक बार रिपीट कीजिएगा हमारे साथियों के साथ कि वो क्या बात थी, वो क्या टॉपिक था जो आपने मेरे साथ शेयर किया था। थैंक यू सर। सर मैं एमबीए चाय वाले की वो वीडियो देख रहा था, उसमें एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है, कही कि आप जो आज के टाइम में 1 लाख रुपए कमा रहा है उसको आप बहुत अच्छा परफेक्ट आदमी, बहुत सभ्य आदमी, पढ़ा लिखा एजुकेटेड पैसे वाला समझेंगे। अगर वो आदमी लाइफ में करोड़पति बनना चाहे तो कितने दिन में बन पाएगा? अगर वो 1 रुपया भी खर्च ना करे तो अगर वो हिसाब लगाए तो 8.5 साल में वो करोड़पति बन पाएगा। 8.5 साल में अगर खर्चा करेगा तो पूरी होल लाइफ में करोड़पति नहीं बन सकता। तो इसलिए अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा कमाना पड़ेगा। अगर आप एक सोचे मैं करोड़पति बन जाऊं और 1 साल में 2 साल में, आप देखिए आप कितना कमाएंगे, कितनी मेहनत करेंगे, कहां तक आप सेटअप करेंगे कि आपको कितने पैसे, कितने दिन में आप करोड़पति बनना चाहते हैं। तो अपना टारगेट बड़ा रखो, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, आपको संसाधन जुटाने पड़ेंगे, आपको कैपेबिलिटी करनी पड़ेगी, किसी से सीख। बस ये मत सोचना लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, इस पर ना जाके अपने उस पर काम पे फोकस करें और अच्छे से अच्छा गेन करें। थैंक यू सर, ओवर टू यादव जी। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी चीज हमारे सभी साथियों के साथ शेयर करने के लिए। सर की बातों से मेरे पास अभी इमीडिएटली मेरे माइंड में क्लिक हुआ और मैंने 2 पॉइंट्स नोट किए। सर ने कहा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। मैं अपनी लाइफ का एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक प्रैक्टिकल उदाहरण शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। मेरे एक साथी है, मेरे एक मित्र है और बहुत से लोग उनसे मिले हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो वेबसाइट है उस पर एक धुंधली धुंधली यानी कि बैकग्राउंड में एक फोटो आती है, उस फोटो में मेरा वो साथी मौजूद है। तो उसने भी एक संस्था रजिस्टर की थी मेरे साथ ही। यस, महेश मेमोरियल फाउंडेशन के नाम से जो आप संस्था का कई बार नाम देखते हैं वो वही है, मेरा साथी है। जब मैंने संस्था रजिस्टर की तो हम लोगों ने साथ ही साथ काम शुरू किया। तो हमारे सीए साहब ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ना इस लाइन के अंदर बड़े मार खा जाओगे आप अगर ढंग से नहीं चल पाए तो। और बहुत सारी चीजें बताई। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई एक काम करो आप, बेसिक काम स्टार्ट करना तो क्राउड फंडिंग ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तो देखिए, मेरी एक आदत है, मेरी शुरू से एक आदत रही है, फैसला लेना है तो लेना है, दो ही नतीजे मिलते हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे बड़ी प्यारी सी चीज सिखाई थी, बेटा कोई भी काम करोगे उसके दो ही नतीजे होते हैं। अगर आपके साथ धोखा हुआ तो आपको एक अच्छा सबक मिल जाएगा, और अगर आपके साथ धोखा नहीं हुआ तो आपको एक सच्चा साथी मिल जाएगा। बस, तीसरा रिजल्ट किसी के पास ना आज तक आया है ना कभी आएगा। जब हम किसी काम को करने का फैसला कर लेते हैं तो उसके दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो हमें अच्छा सबक मिल जाता है या हमें अच्छा साथी मिल जाता है। कोई भी चीज हमें बिना दिए कुछ नहीं जाती है। अगर हम कहीं ठोकर खा जाते हैं तो यकीन मानिए वो भी हमें कुछ देकर गई है, वो हमें देकर गई है एक अच्छा सा सबक कि बेटा मुंह ऊपर उठा के कभी मत चलना, ठोकर खा जाओगे। राइट है ना? तो
सीए साहब ने कहा कि भाई 3.5 लाख रुपए सॉफ्टवेयर के लगेंगे, कुछ और डॉक्यूमेंटेशन है, आईएसओ ये वो सारी चीज करके रख लो। कुल मिला के मतलब मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि 11 जनवरी 2019 का मेरा रजिस्ट्रेशन था, जिसके लिए मैंने दिसंबर से चार्जेस जमा करे थे 18 दिसंबर 2018 को। 18 दिसंबर 2018 से मैंने अपने चार्जेस सबमिट किए। 21 उस समय मेरे को सेक्शन 8 मिली थी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 56,000 रुपए। मैंने सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन करवाया 56,000। ये नहीं कि उस समय 56,000 रेट था, नहीं, रेट एमसीए का वही था, लेकिन जो व्यक्ति मुझे ज्ञान दे रहा था वो अपने ज्ञान की कीमत ले रहा था। हमारे सीए साहब ने मुझे चार्ज किया 56,000 रुपए, और आज भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सेक्शन 8 के लिए 36,000, 28,000, 25,000 लेती हैं आज भी। आप सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको कुछ नाम सर्च करता हूँ, इंडिया फाइलिंग्स है ना, कंपनी फाइलिंग्स, बहुत सारे नाम है, आप वहां सर्च कीजिएगा जाके, आपको पता लगेगा सेक्शन 8 का रेट क्या है। अब क्या हुआ, 56, मैंने देख लिया था रेट, मुझे पता था 36,000 में होता है, लेकिन मैंने उनको 65 दिए। क्यों दिए? यार, जो व्यक्ति मुझे रास्ता बता रहा है ना, वो अपनी कीमत लेगा, क्योंकि मैं इन सब चीजों में निकला हुआ हूं। मुझे पता है कि भाई एक लोकल वकील के पास जाऊंगा, भाई साहब मुझे घरेलू हिंसा केस लड़वाना, वो 15,000 रुपए मांगेगा, मैं उसी केस को लेकर एपी सिंह के पास जाऊंगा, मैं उसी केस को लेकर जो है जो हमारी मैम थी जिन्होंने बहुत अच्छी फाइटिंग की उन निर्भया की माँ के लिए, मैं उनके पास जाऊंगा। क्या नाम है उनका, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, बड़ा प्यारा नाम है, स्वीट सी लड़की है, सीमा कुशवाहा। सीमा कुशवाहा जी, बहुत ही रिस्पेक्टफुल जो है एडवोकेट हैं। मैं उनके पास जाऊंगा तो वो मुझसे 2-2.5 लाख रुपए फीस मांगेंगे। क्यों? क्योंकि वो ना सिर्फ मेरे जो है धारा 9 को डिफेंड करेंगी, सेक्शन 25 को डिफेंड करेंगी, बल्कि वो उसको झूठा साबित करके, यानी कि मेरे पार्टनर को झूठा साबित करके मेरा मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा देंगे इसके ऊपर। यानी कि उनके पास उस एक्सट्रीम लेवल तक की नॉलेज है यार। जो व्यक्ति 4-4 साल फांसी की सजा को टलवा गया, उसके आप नॉलेज लेवल को आप क्या समझते हैं? वो रिसर्च करके काम करता है, राइट। तो एक 15,000 वाले वकील को और एक 1.5 लाख वाले वकील का अंतर पता है साहब। इसलिए मुझे मेरे दिमाग ने क्लिक किया कि कोई बात नहीं सुनी, अगर ये 65,000 मांग रहे तो दो इनको, कोई दिक्कत नहीं। 65,000 पे किए। 11 फरवरी को मुझे रजिस्ट्रेशन मिला। फिर उन्होंने मुझे बताया भाई मुझे करना क्या है। मैं कहा यार मैं तो नया नया हूँ, मुझे करना क्या वो भी बता दो। बोला सर एक काम करो, और संस्थाओं की तरह भटकते रह जाओगे आप, क्राउड फंडिंग सॉफ्टवेयर ले लो, ये ले लो वो ले लो। मैं ठीक है। कितने में? 3,56,000, 3,70,000 रुपए का उसमें सॉफ्टवेयर मैंने लिया था क्राउड फंडिंग का, वो लिया। और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्री सॉफ्टवेयर्स और काफी सारी चीजें मैंने परचेज की। परचेज करने के बाद उस समय मेरे दोस्त ने कहा, हम लोगों को एक्चुअली एक साथ जाना था, तो हमारी बात जो टोटल तय हुई थी वो सॉफ्टवेयर की तय हुई थी हमारी 3-3 लाख रुपए में, यानी कि हमें टोटल 6 लाख पे करना था। तो वो बात भी इसलिए हुई, उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो यादव जी, आप और प्रहलाद एक साथ ले रहे हो ना, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, भाई हम दो सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो वो रेट कुछ कम कर लेंगे। तो मुझे इसलिए वाकया याद है। तो सुबह जाना था, मैंने बोल दिया था उससे भाई सुबह सिरसा से निकलेंगे, हमारे यहाँ पर एक ट्रेन आती है भादुगढ़ से दिल्ली जाने के लिए, सिरसा एक्सप्रेस। तो सिरसा से जाना था, तो टाइमिंग फिक्स है उसका, 8:20 पे आया करती थी। आजकल पता नहीं किस टाइम आती है, मैं काफी टाइम हो गया रेल से यात्रा की हुई लोकल में। तो मैं स्टेशन पर पहुंच गया, उसको फोन लगाया, उसका फोन ही नहीं उठा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने किसी को टाइम दिया हुआ, तो मैं तो चला गया। वहां गया तो भाई मैं अपने हिसाब से पैसे लेकर गया था। मैंने सीए साहब से कहा, मैं कि भाई अब प्रहलाद तो आया नहीं, फोन करा। बोला यार वो घर वाले ना मना कर गए, बोले खाम खाम में अगर ये 3.5 लाख डूब गए तो क्या होगा, ये क्या होगा वो। ठीक है भाई कोई बात नहीं। मैं जी जो भी लग रहे 370 लग रहे हैं, 70 की आप कह दो, मैं उनसे और 1-2 दिन में करवा दूंगा। तो फिर मैंने कहीं और से जुगाड़ टुगाड़ करके जो है 70,000 रुपये और मैंने उनको दिए। अब काफी समय के बाद प्रहलाद जी से दोबारा मेरे साथ मेरा चलना हुआ। शायद आपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देखी होंगी। मैं साउथ साइड में कहीं था, जहां पर मैं मानवाधिकार से रिलेटेड कोई कैंप लेकर आया था। मानवाधिकार की कोई संस्था थी हमारी, उसकी लॉन्चिंग डे था, तो वो सेशन लेकर आया था। शायद आपने मेरी फोटोज देखी होंगी, उसमें मेरे साथ जो बैठे हुए वो वही मेरे मित्र हैं प्रहलाद। जब उन्होंने मेरी रेपुटेशन वहां देखी कि यार, जब हम वहां गए तो 2 PSO मुझे मिले, यानी कि पुलिस वाले मेरी सिक्योरिटी में सेवा में खड़े थे। क्योंकि देखिए, जहां मैं जाता हूँ वहां वो मुझे क्या हॉस्पिटैलिटी देते हैं वो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है। तो जब उसने वो हॉस्पिटैलिटी देखी, अरे यार यादव तू तो यार बहुत आगे निकल गया। मैं कहा भाई तू उस दिन कहाँ रह गया था? बोला बस यार घर वालों ने ऐसा कह दिया था। मुझे एक बात, मैं कह यार एक बात बता, क्या हमारे पास उसके अलावा कोई चारा था? तेरे पास उसके अलावा कोई चारा था अलग? था तो तूने अपने सारे घोड़े दौड़ा लिए ना।
अब तू किस मुकाम पे पहुंचा है। मैंने उस समय क्विक डिसीजन लिया, क्योंकि सर ने जो बताया ना कि सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोग, तो मैं शायद उस रोग से बचा रहा। घर वाले करवा के थोड़े दे देंगे भैया। अगर घर वालों को डोनेशन देना होगा तो सर आपको बिना सॉफ्टवेयर के दे देंगे। आपके रिलेटिव को आपको सफल बनाना होगा ना, तो आपके साथ जी जान से खड़े हो जाएंगे। यूं कहेंगे भैया तू कोई बात नहीं, तू कर, हम तेरे सपोर्ट में खड़े हैं। कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस ही तो बिगाड़ी तो लेगा कुछ, कोई बात नहीं, बिगाड़ ले। जब तू बिगाड़ के थक जाएगा, तुझे अकल आ जाएगी, फिर हम तेरे को एक रास्ता बताएंगे, तू जॉब कर लियो आराम से, कोई बात नहीं। इतना ही तो कहेंगे ना, अगर वो आपके वेल विशर हैं तो, शायद उनको उतनी समझ है तो। क्या होता है कि हम मोस्टली ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जो हमारे लेवल पर ही होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे जितने कामयाब नहीं होते हैं, है ना, हमारे जितने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हम मम्मी पापा, वो यादव जी ने एक नया चीज बताई है, अरे चक्कर में पड़ रहा है, 3 लाख रुपए बिगाड़ेगा बेवकूफ। ऐसे सॉफ्टवेयर से काम होने लग गया तो यादव के पास तो मर्सिडीज होनी चाहिए थी। वो क्यों नहीं आता मर्सिडीज से, क्यों अपनी वो ब्लैक कलर की बीट लेके घूमता रहता है। बात को समझना, देखिए होता है। और आपको भी लगता है यार वाकई में यार यादव जी के पास इतनी अच्छी नॉलेज है, यादव जी के पास तो फिर करोड़ों के प्रोजेक्ट होने चाहिए थे। होता है ना, क्योंकि हमें उस समय जो नेगेटिव चीज दे रहा था, देखिए नेगेटिव चीज बड़ी जल्दी असर करती है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। आप अपने बच्चे को मना कीजिए, बेटा आपको ना मोबाइल में ये साइट नहीं खोलनी है, आप अपने मोबाइल की हिस्ट्री को 10 दिन बाद चेक कर लेना, मोबाइल की सर्च हिस्ट्री को 10 दिन बाद चेक करना, आपके बच्चे ने वो साइट विजिट कर रखी होगी। क्योंकि हम नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हम पॉजिटिव चीजों को जरा से उस पर हम छोड़ जाते हैं। ये अंतर होता है क्विक डिसीजन का। हमें अगर कोई काम करना है तो कर दीजिए, दैट्स इट। दो ही रिजल्ट होते हैं, सच्चा साथी या अच्छा सबक, बस। तीसरा रिजल्ट नहीं होता कोई। और यहां जब मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की बात कर रहा हूं, तो यहां तो भैया हमने एक ही चीज कही है, हर बार आपसे एक ही बात कही है, ठीक है, कि यहां पर हम कोई इन्वेस्टमेंट तो करवा ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं अपना समय दीजिए, सीखिए कुछ नया। जितना आप सीख लेंगे आपके काम आएगा, जितना अच्छा आप अपनी टीम के साथ सीख लेंगे तो आपकी टीम आपकी तरह एनर्जेटिक हो जाएगी। क्योंकि सारी चीजें मैं खुद ही करने लगूं, ना मैं घर का रहूंगा ना मैं घाट का रहूंगा। सीखिए, अपनी टीम को साथ में बैठाकर सीखिए, और फिर उनको जिम्मेवारी बांट दीजिए, भाई ये काम तेरे बस सुपुर्द है। अब टेस्टिंग लीजिए, उस टेस्टिंग में जो काम अच्छा कर रहा हो उसको उस काम की जिम्मेवारी दे दीजिए, दैट्स इट। तो फैसला लेना आपका काम होता है, उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, याद रखिएगा। फैसला लेना आपका काम होता है। मैं जब आप लोगों से वर्कशॉप के अंदर मिलूंगा 24 और 25 जून को हरिद्वार में, बहुत सारी चीजें मैंने माइंड में तैयार की हुई हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स तैयार किए हुए हैं, बहुत सारे आपके लिए मैंने सरप्राइजेस रखे हुए हैं। मैंने बताया ना कि अभी तक मैंने अपनी नॉलेज का 4% आपको नहीं दिया है, 4% नहीं दे पाया हूं। समय का अभाव मान लीजिए, आपकी सीखने की जो क्षमता है वो कम है, आप अच्छे लर्नर नहीं बन पा रहे हैं शायद, इसलिए बहुत सारी चीजें। मैंने आपको कल बताया था कि मैं पिछले कुछ दिनों से एक ही चीज पे लगा हुआ था, जिसकी वजह से कल मेरे कानों में दर्द भी था भयंकर, 3 दिन सोया नहीं था ढंग से खाया पिया नहीं था। सर मुझे बार बार टोकते रहते हैं, यादव जी क्या कर रहे हो, मैं सर कंप्यूटर पर, रात के 4 बजे फोन कर रहे, 3 बजे हमारी बात हो रही है, तो कहते हैं यादव जी सो जाओ, आराम कर लो, कुछ खा पी लो। गलती से मैडम ने फोन उठा लिया तो मैडम बता ही देती हैं कि जी इन्होंने कुछ नहीं खाया, सारा दिन लगे पड़े। लेकिन जब मुझे मेरे काम का, इस मेहनत का जब मुझे रिजल्ट मिलता है ना, यकीन मानिए, शायद मैं अनाज खाता ना, जो अनाज में भोजन के रूप में खाता, उससे मेरा जितना खून बढ़ता ना, उससे कई गुना खून मेरा बढ़ जाता है जब उसके रिजल्ट से मैं सेटिस्फाइड होता हूं। और कल मैंने आपको बताया था, मैंने ऐसी ट्रिक सीखी जिससे मैंने 72 घंटे के अंदर 5 लाख का एस्टिमेट पार किया। आज मेरा वो एस्टिमेट, आज की डेट की मैं अगर अभी की बात करूं, 5 लाख प्लस हो चुका, क्योंकि कल जब मैं आपको बता रहा था तो 3,48,000 कुछ हुआ था। मैंने सर को बताया भी था कि सर जिस हिसाब से चल रहा है ना, तो हम 72 घंटे के अंदर इतना कर गए पार। लेकिन देखिए, हम सोचे कि भाई जो ट्रिक मेरे पास है, मैं अभी आपको ट्रिक दे दूं, आप भी कल 5 लाख कमा लेंगे, नेवर पॉसिबल। क्यों? आप होमवर्क नहीं करते। अरे जो आप सीख रहे हैं एज ए स्टूडेंट, आप उसी को पूरा नहीं कर रहे। मैं तो एक्सट्रीम लर्नर हूं, मैं अपने आप को एक्सट्रीम लर्नर कहता हूं, और ठोक के गर्व से कहता हूं मैं एक्सट्रीम लर्नर हूं।
जो साथी मुझसे जुड़े हैं, उन्हें पता है मैं इस समय 5 चीजें सीख रहा हूं।